बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है मोशन एंड फोर्स। तो इसके जो कोर्स ऑफ कंटेंट्स हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले ये रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के लिहाज से पोजीशन ना चेंज करे तो वो रेस्ट की हालत में होगा। लिहाजा अगर मैं अपनी बात करूं इस वक्त, तो मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन नहीं चेंज करा, इट्स मीन के कौन सी हालत में हूँ, रेस्ट की हालत में। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो वो मोशन की हालत में होगा। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, इट्स मीन के कौन सी हालत में हूँ, मोशन में। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते, एक जो MCQ है उसको डिस्कस करते हैं ताकि जो टाइप्स ऑफ मोशंस हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर सकें। तो MCQ क्या है, द मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट इज, जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होगा उसकी जो मोशन है वो किस तरह की होती है। तो फर्स्ट है वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन कौन सी मोशन होगी, ऐसी मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल कोऑर्डिनेट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो, उसको हम नाम देते हैं वन डायमेंशन मोशन। जैसे ये हमारे पास सिंगल कोऑर्डिनेट है, एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे है, उसके बाद क्या होता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसकी जो मोशन होगी उसको हम नाम देंगे वन डायमेंशन मोशन। उसके बाद है टू डायमेंशन मोशन। तो इसमें क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब क्या कह रहा है, इसके जो पोजीशन है वो टू कोऑर्डिनेट में चेंज हो रही है, तो इसकी जो मोशन होगी उसको हम नाम देंगे टू डायमेंशन मोशन। उसके बाद नेक्स्ट है थ्री डायमेंशन मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे थ्री कोऑर्डिनेट्स में, तो उसकी मोशन को हम क्या नाम देते हैं, हमारे पास ये आ जाएगी थ्री डायमेंशन मोशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे आपने काइट को फ्लाई करते हुए देखा होगा, तो वो X, Y और Z तीनों कोऑर्डिनेट में उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो वो हमारे पास थ्री डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह ये जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स है ये भी X में भी मूव कर रहा होता है, Y में भी, Z में भी, यानी तीनों में इसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। तो लिहाजा इसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, थ्री डायमेंशन। तो हमारा ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये हम किस लिए कह रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि ताकि हम जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है इनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये इनिशियल पोजीशन है, इसको मैं A का नाम दे देता हूँ, और एक ये मेरे पास फाइनल पोजीशन है, इसको मैं B का नाम देता हूँ। अब जो चेंज इन पोजीशन अगर हम लेते हैं पॉइंट A से पॉइंट B तक, तो ये होगी हमारे पास। अब चेंज इन पोजीशन को नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन A टू B हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस क्या है, तो इसमें पाथ फॉलोड होगा, यानी पॉइंट A से हम पॉइंट B तक जाते हैं, तो ये भी हो सकता है हमारे पास पाथ फॉलो, और ये भी हो सकता है पाथ फॉलो। तो जो पाथ फॉलोड होगा उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, और ये हमारे पास डिस्टेंस है इस कंडीशन में। तो डिस्टेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यही है। तो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। अगर हम इसी बात को फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, यही होंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकेंड को हम चेक करते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन जीरो, जो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं ये जीरो होगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल हो सकता है कब, अगर कोई ऑब्जेक्ट ये पोजीशन A पर है, यहाँ से B पर जाए और दोबारा वापस आ जाए, तो हमारे पास जो चेंज इन पोजीशन होगी वो वही उसकी पोजीशन आ गई है। जब चेंज इन पोजीशन ही नहीं हो रही तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है लेस देन जीरो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे रेफरेंस एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स। ये टू पॉइंट्स के दरमियान मोशन है, डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू है ये वाली, बट डिस्टेंस इज मैनी वैल्यूड, इसके मैनी वैल्यू है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसके अलावा एक और पाथ ये भी बन सकता है।
तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। तो ये हमने डिफरेंट पैरामीटर इस वजह से डिस्कस किए हैं ताकि अगर कोई और एमसीक्यू यानी किसी में ऐसा भी हो सकता है कि वो ये पूछ लेता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये बात सही है, तो आप इसको भी सही कह सकते हैं। तो ये हमारे पास था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू टाइम पीरियड इफ एम्पलीट्यूड इज ए। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कितने टाइम में, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम है दैट इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड। यानी ये फर्ज करें मैं सिंपल पेंडुलम ले लेता हूँ। अब टाइम पीरियड की इक्वल टाइम कब होगा, यानी फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो एक्सट्रीम से मीन और मीन से दूसरी एक्सट्रीम तक जाता है और फिर दोबारा क्या होता है, मीन दोबारा एक्सट्रीम, यानी जहाँ से ऑब्जेक्ट चला था वहीं वापस आ गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से चलता है दोबारा वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो। तो इस कंडीशन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो अब ये वाले में भी है, ये वाले में भी है। सेकंड अब हमने चेक करना है डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए हो, ए इस तरफ से इस तरफ आते हुए, फिर ए इस तरफ से, फिर ए हमारे पास ये आ जाएगा, फिर ए, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है और डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा डेट इज इक्वल टू 4a। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन होगा। क्यों, इसमें डिस्टेंस किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है और डिस्टेंस किसके इक्वल है, 4a। उसके बाद नेक्स्ट है जो आर्टिकल था वो है, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड हमारे पास होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं स्पीड का। उसके बाद वेलोसिटी क्या है, ये हमारे पास है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को नाम दिया जाता है वेलोसिटी का। ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड होगा और इसका यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो इक्वल हो तो जो स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक गाड़ी मूव कर रही है, अब फर्स्ट सेकंड में उसने 5 मीटर जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल किया है, नेक्स्ट भी क्या करती है 5, नेक्स्ट सेकंड में भी क्या करती है 5। तो ये क्या है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे पास स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म। उसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म। उसके बाद है वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल नहीं है। यानी एक गाड़ी मूव कर रही है, फर्स्ट 1 सेकंड में उसने क्या किया, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो क्या करती है 6 ट्रेवल कर देती है, 7 कर लेती है। तो इक्वल इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारे पास स्पीड क्या होगी, वेरिएबल आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो वेलोसिटी कौन सी होगी, वेरिएबल आ जाएगी। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसमें किसी भी लम्हे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, या लिमिटिंग वैल्यू हम लेते हैं डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये भी हमारे पास क्या है, लिमिटिंग वैल्यू। तो जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू हम कहते हैं डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज टाइम डेल्टा टी फॉलो टी अप्रोचेज टू 0, तो उस वेलोसिटी को नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे लास्ट में है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, ये है हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब जो एवरेज स्पीड है इसके डिफरेंट केसेस हैं। तो फर्स्ट केस है कि अगर हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो इक्वल हो लेकिन जो उसके लिए टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है। जैसे अगर हम गुजरांवाला से लाहौर की तरफ मूव करते हैं तो जो डिस्टेंस है वो सेम है लेकिन जाने के लिए हमें टाइम कुछ और लगता है और आने के लिए हमें टाइम कुछ और लगता है। तो उस कंडीशन में अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होगा वी ए वी इज इक्वल टू 2
v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल जो है ये सेम है, यानी टाइम इंटरवल हमने 1 मिनट रखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो 1 मीटर है, लेकिन नेक्स्ट 1 मिनट में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो इस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम फाइंड करेंगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। थर्ड कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी बताएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसमें सबसे पहले है एन ऑब्जेक्ट हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी इफ स्पीड इज कांस्टेंट, यानी स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। इट्स मीन कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लिहाजा इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो वेरिएबल होगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी भी लम्हे इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होती है, स्पीड की इक्वल होती है। तो लिहाजा ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी वही इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव बट एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक बॉल है, उस बॉल को मैं क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो वो बॉल जो है वो दीवार से टकराने के बाद दोबारा मेरे पास आ जाती है। तो अब अगर इसमें हम टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्योंकि बॉल जहाँ थी वहीं वापस आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो, लिहाजा एवरेज वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, जीरो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगी। तो ये बात भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा फिर आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद नेक्स्ट ये जो एमसीक्यू है ये बहुत अहम है। अब इसमें क्या है, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू गुजरांवाला विद अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट है एंड रिटर्न बैक एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। तो वापस कितनी देर में आ रहा है, 40 किलोमीटर। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हमने दो चीज़ें बतानी है, एक हमने इसमें एवरेज स्पीड के बारे में बताना है और दूसरा हमने क्या बताना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखें जहाँ से पर्सन शुरू हुआ दोबारा वहीं वापस आ गया, मूव फ्रॉम लाहौर टू गुजरांवाला विद अ स्पीड एंड रिटर्न एट द स्पीड। तो क्योंकि वो रिटर्न हो रहा है, दोबारा अपने टारगेट पे आ रहा है, तो जहाँ पहले था वहीं आ गया। तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो आप देखें जब वो लाहौर से गुजरांवाला गया था उस वक्त उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकंड, जब वो गुजरांवाला से लाहौर आ रहा है तो अगेन उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दोनों में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम हो लेकिन स्पीड देखें, पहले उसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, बाद में क्या हो गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। लिहाजा अब जो टाइम टेकन है वो डिफरेंट होगा, यहाँ वो कम टाइम लेगा और यहाँ क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर ये कंडीशन हो कि जिसमें हमारे पास डिस्टेंस सेम हो और टाइम क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसमें एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, v1 किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू 60, v2 किसके इक्वल है, 40 डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर देंगे 60 प्लस 40। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24, 4800 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होगी 48 और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 0, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास 48 और 0, तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो चेंज इन वेलोसिटी की होगी। नेक्स्ट है इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
उसके बाद नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? अगर जो वेलोसिटी में चेंज है वो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस लम्हे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब अगर जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल ना हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच वेलोसिटी चेंजेस, तो इसकी जो रेशो होगी उसको हम नाम देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो किसी भी लम्हे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, या एक और तरह से हमारे पास इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसको भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं, ये बहुत अहम है, इसके रेलेवेंट एमसीक्यू आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फॉर टाइम t1, यानी टाइम t1 में ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेलरेशन क्या है? a1, और जो टाइम t2 है उसमें उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? a2। अगर ऐसी कंडीशन में हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो उसका हम फार्मूला यूज़ करते हैं a एवरेज इज इक्वल टू a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। यानी इसमें क्या है कि हमारे पास टू डिफरेंट टाइम इंटरवल है और उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या है? डिफरेंट है। तो उस कंडीशन में हमने एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है? वो हमारे पास आ जाएगा a1 t1 प्लस a2 t2 ओवर t1 प्लस t2। अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास मैसेज डिफरेंट हो, एक की मैस कुछ और है और दूसरे की मैस कुछ और है, लेकिन उन पे जो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो क्या है? सेम। तो जब मैसेज डिफरेंट है, फोर्स सेम है, तो मैस डिफरेंट होने की वजह से उनका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। इफ सेम फोर्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन a1 एंड a2, यानी ये हमारे पास एक मैस है m1 और ये मैस है m2, इस पे भी फोर्स F लगाते हैं और इस पे भी फोर्स कितनी लगाते हैं? F। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो a1 है और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? a2। उसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों मैसेज को कंबाइन कर देते हैं। ये हमने एक सिस्टम बना लिया, ये m1 है, ये दूसरी क्या है? m2। अब अगेन हम क्या करते हैं? इनके ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हमने क्या किया? फोर्स F एक्सर्ट की। तो अब इस फोर्स F की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? a इज इक्वल टू a1 a2 ओवर a1 प्लस a2। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ये हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है जो वेलोसिटी में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम नाम देते हैं वीटी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एमसीक्यू लेते हैं, क्या है? विच वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इसमें कौन सा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ग्राफ की स्लोप है उसकी हेल्प लेंगे, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारे पास स्लोप कांस्टेंट रहेगी तो उस लम्हे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो भी हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो सबसे पहले अगर हम जो हमारे पास ऑप्शन ए है इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो ग्राफ है इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है जो पहले है वही बाद में रह रही है। तो थ्रू आउट मोशन जो वेलोसिटी की वैल्यू सेम है, जब वेलोसिटी की वैल्यू सेम होगी तो इट्स मीन के एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। उसके बाद यहाँ स्लोप जो है वो हमारे पास 0 है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। उसके बाद अगर बी ऑप्शन है उसमें हम देखें तो इसकी अगर हम फाइंड करते हैं स्लोप जो होगी ये हमारे पास इन्फिनिट होगी, लिहाजा इसका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो भी हमारे पास क्या होगा? इन्फिनिट होगा, क्योंकि ये v के पैरेलल है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसकी अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो वो स्लोप जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, तो लिहाजा इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट आ जाएगा।
तो हमारे पास एक इसमें हमने फाइंड क्या करना था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा, सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी बहुत अहम है ऑब्जेक्टिव के लिए। फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, यानी अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं, यही हमारे पास ग्राफ है, इसका हम ये एरिया फाइंड करते हैं। ये एरिया जो होगा डेट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से MCQ आ सकता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल के। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं, वीटी ग्राफ की स्लोप लेते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम क्या करते हैं, स्लोप को फाइंड करते हैं, जैसे हमारे पास ये t टाइम के लिए, तो ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताएगी। और किसी भी लम्हे अगर टेंजेंट पे हम स्लोप लेते हैं तो वो स्लोप हमें क्या बताएगी, उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 फॉर्म हमारे पास और हैं। ये हमने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रा किया है। अब अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जो स्लोप है वो रिड्यूस हो रही है, यानी यहाँ पे स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। लिहाजा ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इनिशियली स्लोप की वैल्यू कम है, बाद में जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है, तो लिहाजा इसका एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या जो डिस्कस करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास m है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vi के साथ। उसके बाद हम उसको पुश करते हैं, उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जो ही हम उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है vi से चेंज होके vf हो जाती है। जो ही वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें एक्सेलरेशन। तो उसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो आ जाती हैं। vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वेयर, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। अब अगर यही कंडीशंस हो, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं g के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाएंगे, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, उसके बाद s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 gt स्क्वेयर, 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। नेक्स्ट है एक और MCQ के लिए हमारे पास पॉइंट है, ऑल दोज क्वांटिटी विच हैव अपोजिट डायरेक्शन टू इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन टू बी अ नेगेटिव, यानी तमाम क्वांटिटीज जो इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं उनके साथ हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो हम उनके साथ कौन सा साइन यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और MCQ है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइड अंडर द कंडीशंस ऑफ। जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है इसके हम कौन सी कंडीशन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है 1 डायमेंशन मोशन, यानी एक लाइन में मोशन हो, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, यानी जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो, तो ये सेकंड कंडीशन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस जो फ्रेम हमने लिया हुआ है वो इनर्शियल हो, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज़ करने के लिए तीनों कंडीशंस हैं, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन इस वजह से हमने रखी हैं ताकि सब कंडीशन का हमें आइडिया हो जाए। वो एक वक्त में एक भी पूछ सकते हैं, ये 1 डायमेंशन मोशन आ जाए या यूनिफॉर्म विच वन ऑफ फॉलोइंग फॉलो, तो कोई एक भी आ देती है। तो लेकिन कंप्लीटली अगर हम कहें कि इसको हमने अप्लाई करना है, तीनों कंडीशंस होंगी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा MCQ, बहुत अहम MCQ है, यानी ये समझ लें कि ये मोस्टली एग्जाम के अंदर मौजूद होता है। क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। पहले सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा और थर्ड में कितना करेगा। तो पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो सेकंड का और फिर हमने थर्ड का ये कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
1 सेकंड में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन यूज़ करेंगे y इज इक्वल टू 1/2 gt²। तो यहाँ टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो जब हम t की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, g की जगह पे 10 आ जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में भी हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, y इज इक्वल टू 1/2 gt²। अब यहाँ t जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा 1/2 t जो ये 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 × 4 20 मीटर। उसके बाद थर्ड हम फाइंड करेंगे 3 सेकंड का। तो 3 सेकंड में के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ t की जगह पे हम 3 रख देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2 gt²। 1/2 g की जगह पे क्या आ जाएगा 10, 3 का स्केल लेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा 45। अब अगर इन तीनों की हम रेशो लेते हैं तो ये आ जाएगा 5:20:45। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1, 5 1 5 4 9। तो इसकी हमारे पास रेशो आ जाएगी 1:4:9। तो यानी हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। ये था कि 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, फिर 3rd सेकंड में। अब जो हमारे पास तीसरा सेकंड है उसमें अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाता है, इन 1st सेकंड, उसके बाद है 2nd सेकंड, और उसके बाद आ जाता है 3rd सेकंड। यानी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, जो हमारे पास पहला सेकंड होता है, पहले सेकंड में डिस्टेंस, उसके बाद जो दूसरा 1 सेकंड आ रहा है उसमें जो डिस्टेंस है, और तीसरा जो है, अगर उसके डिस्टेंस की हम रेशो फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास पहला सेकंड होगा उसका डिस्टेंस यही आएगा, लेकिन जो सेकंड है उसको हमने फाइंड करना है, तो उसमें क्या होगा, ये पहले वाले का फॉर्म माइनस हम कर देंगे। यानी ये अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 20 - 5, तो ये 15 आ जाएगा। यानी दूसरे सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 15। और अगर हम 3rd का फाइंड करते हैं तो 3rd में क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसको 45 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। यानी अब अगर हम रेशो फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगी 5:15:25। तो ये आ जाएगा 1:3:5। यानी अगर हमारे पास ये MCQ आ जाता है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1st सेकंड, 2nd सेकंड एंड 3rd सेकंड रिस्पेक्टिवली, तो फिर हमने क्या करना है, इससे मुराद ये लिया जाता है कि जब 1 सेकंड गुजरता है तो उस वक्त। उसके बाद नेक्स्ट है, जब 2nd सेकंड कहा जाता है तो उससे मुराद हम ये लेते हैं कि अब क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ पहले सेकंड वाला डिस्टेंस हमने नहीं लेना, 1st से लेके जब 2 सेकंड कंप्लीट हो रहा है तो उसके लिए जितना उतने टाइम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो, इसी तरह 3rd का फाइंड करेंगे। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसकी रेशो ये आ जाएगी, यानी उस वक्त करेक्ट ऑप्शन ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहला जो लॉ है उसको कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट ही की हालत में रहेगा अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। इसको एक और तरह से भी हम कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया भी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। तो जो इनर्शिया है ये क्या है, किसी बॉडी की ये वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहते हैं, अगर मोशन में है तो मोशन ही में रहना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ।
तो सेकंड लॉ जो है ये फोर्स को मेजर करता है, F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है, यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये हम एक्सेलरेशन की मदद से डिफाइन करें। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है मास के। इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो ये आ जाएगा F अवर। तो इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आ जाएगा ये हमारे पास F इज इक्वल टू ma। इसको जब ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट हम 1 ले रहे होते हैं, तो ये ma है। यहाँ फोर्स का जो यूनिट हम लेते हैं वो ये होता है न्यूटन। 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी मास 1 kg है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, तो उस लम्हे जो फोर्स होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 न्यूटन। नेक्स्ट है थर्ड लॉ। जो हमारे पास थर्ड लॉ है ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेकंड, जो एक्शन और रिएक्शन है ये 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, यानी एक बॉडी एक्शन करेगी और दूसरा क्या करेगी, रिएक्शन। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, बुक को टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो बुक का जो वेट है ये एक्शन कर रहा है, लेकिन जो टेबल की सरफेस है ये क्या कर रही है, उसके ऊपर रिएक्शन कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्शन और रिएक्शन अकर एट द सेम इंस्टेंट, यानी एक्शन और रिएक्शन का जो टाइम इंटरवल होगा या इवेंट होगा वो सेम ही होगा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, पहले तो हम लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे पास ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके लिहाज से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करे। इट्स मीन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट ही में पड़ा रहे, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहे, अनटिल हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। तो इसको हम नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इनर्शियल है। क्यों, बज़ाहिर हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तो रेस्ट ही की हालत में रहेगा, लेकिन इसको हम टोटली इनर्शियल फ्रेम नहीं कहते। क्यों, अगर हम किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर जाके देखें तो अर्थ का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, लिहाजा इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जो पड़ा होगा उसका भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। लिहाजा जब भी MCQ आएगा तो उसमें कहा जाएगा अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये मुकम्मल तौर पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।